तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हमारे इस ड्रामे की मेन लीड जिन एंड उसकी बेटी जाओ से होती है, जो दिखने में तो साधारण थी, लेकिन इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। हमारी प्यारी सी जो जाओ थी, जब वो खेतों पे काम कर रही होती है तो एक ट्रैक्टर वहाँ पर आता है एंड एक ही मौके एक लेडी की नज़र उस पर पड़ती है, जो कि जाओ की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। बट ये देख के उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची में आखिरकार इतनी सारी ताकत आ कहाँ से सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसकी बेटी जाओ होती है, रास्ते पे जा रहे होते हैं तो बहुत सारी कार्स उनका रास्ता रोक लेती है एंड इतने में ही उस कार से ढेर सारे आदमी निकलते हैं, जो वहां पर से निकलते ही हमारे प्यारे जिन एंड जाओ पर हमला करने लग जाते हैं। जिन भी उनको काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। तभी वो आदमी अचानक से ही उसके सामने झुक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं था बल्कि मैं जिन का सेवक था, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही काम करता था। वो जिन से कहता है कि आप इतनी ऐशो भरी आराम की ज़िंदगी को छोड़कर इस धरती पर सिर्फ एक साधारण फार्मर बनकर अपनी ज़िंदगी क्यों बिता रहे हो, हमारे साथ चलो। जहाँ पर जिन साफ साफ मना कर देता है और उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों की मदद करने आया हूँ तो मैं करूँगा भी। इसी तरीके से कुछ ही देर बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी होती है, जिनके आमने सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। दिखने में तो काफ़ी अमीर लग रही थी, लेकिन कपड़े एकदम भिखारियों जैसे पहने थी। तभी उनका मैनेजर उनसे कहता है कि आपको ये भिखारी बनने की क्या ज़रूरत है। तो वो उसे बोलती है कि अपने काम से मतलब रखो एंड ऐसा ही कहकर भगा देती है उसे। तभी ना वो अपनी पोती को कॉल करती है एंड उसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। जहाँ पर उसकी पोती, जिसका नाम मिया होता है, शादी करने के लिए मना करती है। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, जिसकी उन ओल्ड लेडी से टक्कर हो जाती है। वो जो लड़की थी ना, इतनी एटीट्यूड वाली थी एंड उसका नाम चैन था। वो उस ओल्ड लेडी को देखती है एंड कहने लग जाती है कि गलती इस ओल्ड लेडी की है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जिन एंड जाओ जैसे ये सारी चीज़ें देखते हैं तो भागकर उनके पास आते हैं, उन्हें संभालते हैं। लेकिन तभी चैन उनसे कहने लग जाती है कि इस भिखारी की मदद करोगे तो तुम भी भिखारी बन जाओगे। जिन और उसकी बेटी इन सारी बातों को इग्नोर कर कर उनकी मदद करते हैं, उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, पानी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। ये सब कुछ देख कर वो जो ओल्ड लेडी थी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। साथ ही उनसे एक विश मांगने के लिए बोलती है, जहाँ पर छोटी सी जाओ उनसे कहती है कि मुझे एक प्यारी सी मम्मी ला दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। वो उससे बोलती है कि ये काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ट्राई करूँगी कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी सी मम्मी लेकर आऊँ। बट जो जिन होता है कहता है कि इसकी बातों पर फोकस ना करो, ये तो ऐसी बोलती है। ऐसा ही कहकर वहाँ ले जाते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी उसे रोकती है एंड उसकी तस्वीर खींच लेती है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि मुझे ना ऐसा लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, पैसों ही पैसे हो उसके पास। तो उसकी बातों को सुनकर हमारी छोटू सी जाओ बोलती है कि मेरे डैड के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जो उसके बाद जैन उससे बोलती है कि पैसे है नहीं एंड सपने तुम्हारे इतनी अच्छी लड़की के चुनने की हैं। मेरे को ना तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आना ही नहीं चाहिए था। जब वो चिल्ला रही होती है उस पर, तभी हमारे मियाँ की नज़र पड़ती है एंड उसे पता लगता है कि ये तो वही लड़का है जो ग्रैंड माँ उसकी बात कर रही थी। तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। ये सब कुछ देखकर चैन उसके पास आती है और कहने लग जाती है कि शादी अच्छी खासी लग रही हो तो इस गरीब से शादी क्यों करना चाहती हो। जहाँ पर वो इसके मुँह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारती है और कहती है कि मैं इससे शादी इसके पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसके हम्बल नेचर के लिए कर रही हूँ, जो इतना सब कुछ तुम्हारी बातें सुनने के बाद भी इसने तुम पर हाथ नहीं उठाया। जिसके बाद वो हमारे जिन को शादी के लिए प्रपोज करती है एंड जिन बिना कुछ सोचे समझे उसके शादी के प्रपोजल को हाँ भी बोल देता है, बिकॉज जाओ को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। कुछ ही टाइम बाद वो दोनों के दोनों चले जाते हैं एक दूसरे के साथ लीगल तौर पर शादी करने के लिए, जहाँ पर मियाँ जिन से जाओ के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि काफ़ी छोटी एज में उसकी मॉम की डेथ हो गई तो वो मेरे ही साथ रहती है। तो ये सब बातें सुनकर मियाँ उससे बोलती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कभी भी जाओ को बुरा फील नहीं करवाऊंगी। एंड ऐसा ही कर कर दोनों के दोनों चले जाते हैं। वहाँ से जाती हमारी जो छोटू सी जाओ होती है वो अपना खेल कर रही होती है,
तो तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसका नाम कि चैनज़े होता है। एंड चैनज़े वहाँ पर आकर उसे उसकी मॉम का क्राउन एंड उसकी मॉम की ड्रेस देता है वेडिंग की, जो कि उसने किसी और के लिए नहीं बल्कि में उसकी बहन सीसी के लिए बनवाई हुई थी। एंड उसकी मॉम की ये लास्ट इच्छा थी कि अपनी शादी के दिन सीसी इस ड्रेस को पहने। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं सीसी को ढूंढने के लिए, क्योंकि काफ़ी यंग एज में सीसी घर से भाग चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो दरबार में ही कुछ दरबारी उन्हें मिल जाते हैं, जो उसे अंदर जाने के लिए मना करते हैं। साथ ही सीसी से मिलने के लिए भी जिन उनसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं मानते हैं एंड उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जिसके बाद जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी साहब अपने डैड से कहती है कि डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इनको तो मैं ही निपटा दूंगी। एंड इसी तरीके से अपनी पावर से वो इन दोनों को काफ़ी अच्छा खासा मज़ा भी चखाती है। कुछ ही टाइम बाद वो जैसे ही अंदर घुसते हैं तो पता लगता है कि सीसी ने तो ऑलरेडी एक लड़के से शादी कर ली है और उसके आमने सामने बहुत सारे लड़के हैं। दरअसल सीसी का जो हस्बैंड था वो बहुत ही बुरा इंसान था एंड सीसी के दिल में उसने उसकी फैमिली वालों के लिए इतनी नफरत खोल चुकी थी कि आज सीसी खुद के भाई की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। साथ ही वो तो यही कह देती है कि काश मेरे भाई की मौत हो जाती तो इससे मैं ज़्यादा खुश होती। जिन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि सालों साल बाद उसकी उसकी बहन के साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन मिलते ही मिलते वो उसके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा लगा देती है। सभी के सामने उसे और उसके बेटी को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करती है, जहाँ पर सीसी अपनी मन की भड़ास उस पर निकाल कर कहती है कि तुमने और तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड ने मुझे कभी भी वो प्यार नहीं दिया जो तुम्हें प्यार मिला और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जहाँ पर जिन उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुम्हें डांटते थे और जितना प्यार वो मुझे करते थे उतना ही प्यार वो तुम्हें भी करते थे। लेकिन सीसी उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। वेल तभी हम जिन को देखते हैं जो उससे बोलता है कि ये सारी बातें छोड़ो, मॉम की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने हाथों से बनी इस वेडिंग ड्रेस एंड इस मुकुट को तुम्हें दे, प्लीज़ तुम इसे जल्दी से पहन लो। एंड ऐसा ही कहकर वो एक पुतले में उस ड्रेस को डाल देता है, जहाँ पर सभी लोग कहने लग जाते हैं कि वाकई में ये ड्रेस कितनी ज़्यादा सुंदर है। लेकिन सीसी के दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी ना अपनी मॉम को लेकर कि वो कहती है कि जिन इसके लिए तुम्हें पहले पनिशमेंट मिलेगी, जहाँ पर कि हमारा जो जिन होता है इसे दुख दे रही थी, बट हमारा जिन अपनी छोटी सी बहन के लिए ये सारे के सारे दुख हंस हंस के सह रहा होता है, सिर्फ इसलिए ताकि इसकी नफरत की आग बंद हो जाए। लेकिन इतने से ही उसका पेट नहीं भरता है, वो उसे साफ साफ कह देती है कि तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें कर कर तुम मुझे दोबारा से अपनी बहन बना लोगे और मेरा यूज़ कर लोगे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एंड ऐसा ही कहकर वो एक चीज़ की तरफ जाती है जिस पर कि उसकी मॉम का नाम लिखा हुआ होता है। उसे पकड़ते ही कहते हैं कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी इज्जत नहीं करती हूँ मैं। एंड उसके बाद उसे ज़ोर से नीचे फेंक देती है। ये सब चीज़ें देखकर वहाँ पर शुरू से आंधियाँ आने लग जाती है। हमारा जो जिन होता है अपनी बहन को बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा बुरी हो जाओगी, जहाँ पर वो उसे एक तमाचा भी मारता है। वो जिन से कहती है कि तुम खुद को बहुत बनते हो ना, आज मैं तुम्हारी मॉम तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ अपने सारे के सारे रिलेशन तोड़ दूंगी। ऐसा ही कहकर वो सभी के सामने जाती है, जिसके बाद कि वो अपना हाथ काटती है एंड कहने लग जाती है कि मैं ना इनके साथ अपने सारे के सारे रिलेशन को आज ही ख़त्म करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है लेकिन कभी मुझे प्यार नहीं किया। ऐसा ही कहकर उसकी मॉम ने इतने प्यार से जो वेडिंग ड्रेस उसके लिए बनाई हुई थी उसे वो फाड़ने लग जाती है, बिल्कुल भी अपनी मॉम के बारे में नहीं सोचती है। तभी ना उसका हस्बैंड वहाँ पर आता है एंड ना वो वहाँ पर बोलता है कि चुरा दो इस ड्रेस को, क्योंकि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई को तुमसे मतलब नहीं है। एंड वो अपनी हस्बैंड की बातों को मानकर अपनी उस ड्रेस को जला भी देती है। ये सब कुछ जिन अपनी आंखों के सामने देखता है। तभी हम देखते हैं कि कॉल आता है उसे हमारी प्यारी सी मिया का और उसे पता लगता है कि वो अपने घर जा रखा है। तभी हम देखते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी बहन का बिल्कुल पेट नहीं भरता है एंड अभी भी ना जाने क्या क्या वो उसके बारे में बोल रही होती है। जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहने लग जाती है कि मेरे डैड के बारे में ऐसे कुछ मत बोलो, जहाँ पर वो उसकी बेटी के बारे में ही बोलने लग जाती है कि इसकी तो मॉम नहीं है। हमारी जो प्यारी सी जाओ होती कहती है कि मेरी मॉम है एंड आप उन्हें देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जेलिसी फील होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है, साथ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। बट उसकी इन बातों को सुनकर कोई भी उसकी बात नहीं मानता है और उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं,
जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, सभी के सभी दोनों बाप बेटी पर वहाँ पर टमाटर पत्थर वगैरह मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की की एंट्री होती है, यानी कि वो हमारी मियाँ थी। वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ भी आई हुई होती है, जिनके पास बहुत सारा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव सा सामान था, और वो किसी और के लिए नहीं लेकर आई हुई होती है, बल्कि मैं ये सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे से जो जिन था उसकी बहन सीसी के लिए लेकर आई हुई होती है। सीसी को पता लगता है कि वो बहुत ही बड़ी कंपनी की मालकिन है, तो बड़े प्यार से बात करने लग जाती है उससे। एंड उसका जो हस्बैंड था ना, वो भी हमारी जो प्यारी सी मियाँ थी उसी की कंपनी में काम करता था। ऐसे तरीके से वो दोनों के दोनों उसकी तारीफ़ें करने लग जाते हैं, लेकिन उधर ही जिन की बुराइयाँ करते हैं। अब जब ये सारी की सारी बातें हमारी प्यारी सी मियाँ सुनती है, तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है उन दोनों पर। वो तभी उसके मुंह पर जाकर एक ज़ोरदार तमाचा मारती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा मत बोलो। जाओ वहाँ पर गले लगा देती है मियाँ को और कहती है कि मॉम जल्दी से अंदर चलो, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बुली किया है। जहाँ पर सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार जिनकी शादी इतनी अमीर लड़की से कैसे हो सकती है। वो ना जिनके बारे में और बुरा बोलने लग जाती है, तो मियाँ उसके बाद उसे और ज़्यादा तमाचा मारती है। एंड इसी तरीके से जो जिन था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा होता है। तभी हमारी जो प्यारी सी मियाँ थी, वो सीसी को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, एंड अपने हस्बैंड के जॉब को बचाने के खातिर उसे वहाँ पर उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि जो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई थी तुम इसके लायक नहीं हो, एंड ऐसे कहकर अपने हस्बैंड को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। लेकिन तभी ना पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। पता है क्यों? क्योंकि शहर में ना कुछ बहुत ही मनमाने से गुंडे थे, जो सभी लोगों से अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाया करते थे। सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा घबराते थे, क्योंकि पूरे शहर में उन्होंने अपना आतंक फैलाया हुआ था। इसी तरीके से उन्हें पता लगता है कि शहर की नंबर 1 बिजनेस वुमैन उनके महल में गई है, तो वो ना उसका पीछा करते करते वहीं चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वो बुढ़ा सा आदमी आता है, एंड उसके बाद उनसे कहने लग जाता है कि इतनी मालदार पार्टी पहली बार यहाँ पर आई है। मैं ना तुमसे बिजनेस की डील करना चाहता हूँ, जल्दी से मेरे सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मान जाओ। डेफिनेट सी बात थी, मियाँ ना उसे जानती थी, तो आखिरकार वो उसके साथ बिजनेस डील कैसे कर सकती थी। पर जिसके बाद ना उसकी जो मैनेजर होती है वो साफ साफ उस टकली को मना कर देती है और कहती है कि हम तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करेंगे। जिसके बाद तो उस टकले का ईगो ही हर्ट हो जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन्हें कहता है कि लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद ना जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। मियाँ उसे बोलती है मेरी फर्स्ट और आखिरी यही बात है। जहाँ पर मैनेजर जो थी ना, वो ज़्यादा ही बोल रही होती है, एंड ये सब कुछ देखकर उस आदमी को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उसे कहने लग जाता है कि ये तो तुम्हारा बिजनेस भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रही है। लगता है कि तुम्हारी मालकिन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा ही कहकर वो उसको ना मारने के लिए ले जा रहा होता है। जहाँ पर हमारी जो प्यारी सी मियाँ होती है, कहती है कि उसको कुछ मत करना। तो वो बुरा आदमी उससे बोलता है कि मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगा, बदले में तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारी जो प्यारी सी जाओ होती है ना, उस बुढ़े के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इन्हें परेशान करने की, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो टकला उससे बोलता है कि इतनी छोटी सी बच्ची हो तुम, आखिरकार क्या बताओगी मुझे। लेकिन जाओ ना बहुत ही अच्छी टक्कर देती है उनको। थोड़ी देर बाद मैनेजर फटाफट से भागकर मियाँ के पास आ जाती है और कहती है कि लगता है ना ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, हमें ना यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ पर जिन कहता है कि नहीं, जाओ इनको अकेले संभाल लेगी। तभी वो क्या करता है कि अकेले तो वो जाओ से लड़ नहीं पा रहा था, एंड उसके सारे साथी भी घायल हो चुके थे। वो फटाफट से एक कॉल मिलाता है, एंड बाकी जितने गुंडे थे ना उसके साथ उन सभी को भी वहाँ पर बुला लेता है। देखते ही देखते आधे से ज़्यादा अमाउंट के गुंडे बाहर पर खड़े हो जाते हैं, जो जाओ का वेट कर रहे होते हैं। 50 से 60 इंसान अकेला एक छोटी सी बच्ची को मारने के लिए आए हुए थे।
जिसको देखकर उस टकले को लगता है कि वो बहुत ही जल्दी जीत जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कितनी बड़ी गलतफहमी हो रही है। जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो मियाँ होती है वो जिन से कहने लग जाती है कि अपनी बेटी को इतने गुंडों के साथ कैसे भेज सकते हो तुम, मुझे तो उस छोटी की चिंता हो रही है। वो टकला कहता है कि आज तो ना उस लड़की का अंत ही है, आज वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी और तुम दोनों के दिल में बस रह जाएगा तो अफसोस कि तुमने मेरी बातों को क्यों नहीं माना। चावल मियाँ उससे बोलते कि ठीक है, हम तुम्हारी बातों को मान जाएंगे, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को कुछ मत करना। इतने में ही वहाँ पर हमारी प्यारी सी जाव अंदर आ जाती है एंड उसके कुछ आदमियों को लेकर आती है घसीटते हुए। ये सब कुछ देखकर ना वो टकले को बड़ा ही शौक होता है कि इतनी छोटी सी लड़की इतने सारे आदमियों को आखिरकार कैसे मार सकती है, ये बच्ची है या फिर आफत। जहाँ पर जाव उसे बोलती है कि तुम्हारे सारे आदमियों को तो ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन बारी अब तुम्हारी है, तुम्हें भी ऐसे ही ख़त्म होना है तो घुटने टेक दो। वो तो ना उसके सामने घुटने टेक देता है, साथ साथ उससे माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बस प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दे दो। हमारी जो जाव होती है ना, उसे देखकर हंसने लग जाती है। तभी मियाँ उसके सामने आती है और कहती है कि तुमने अकेला उन्हें कैसे मारा, वेल तुम ठीक तो हो ना। जाव कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा ही कहकर वो चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद तीनों के तीनों साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर जाव का एक बच्चे के साथ कंपटीशन चल रहा होता है एंड उसे इतनी अच्छी मैथ्स आती है कि वहाँ पर जितने भी बच्चे थे उसके दोस्त बन जाते एंड काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो जाती है बच्चों के बीच में। हमारी जो प्यारी सी मियाँ थी वो ये सब कुछ देखकर जिनसे कहने लग जाती है कि तुमसे एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने ना तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं शादी से भाग सकूं। मेरी ग्रैंडमा ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती थी। मुझे लगा तुम्हारा साथ लेकर मैं ना उन्हें चकमा दे सकती हूँ। वह तभी उसे कॉल आता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसके मॉम डैड को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब इस बात को सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या करे। वो जिनको सारी की सारी बातें बताती है एंड उसके बाद उसे बोलती है कि मुझे यहाँ पे से जाना पड़ेगा। जहाँ पर जिन उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। मियाँ उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा इतने लंबे टाइम से यूज़ कर रही थी, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। जहाँ पर जिन उसे हाँ बोलता है, लेकिन मियाँ उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी छोटी सी बेटी भी है और उसका ध्यान तुम्हें ही रखना है, तो मुझे अकेले वहाँ से जाना पड़ेगा। जहाँ पर वो साहू को कोई भी बात नहीं बताती है एंड इसी तरीके से फटाफट से फ़्लाइट की टिकट को बुक करवाने के लिए बोलती है। साहू कहती है कि मॉम हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। मियाँ साहू से कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा ही कहकर चली जाती है वो वहाँ पर। पर तभी हम देखते हैं कि जिस फ्लाइट में हमारी मियाँ जाने वाली होती है उसमें एक अनजान इंसान आकर बॉम्ब लगा देता है एंड कुछ इसी तरीके से लाखों लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी जो मियाँ होती है वो भी एरोप्लेन में आकर बैठ जाती है एंड कुछ ही देर में वो चलने लग जाता है। तभी जो जाओ होती है वो जिन के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है एंड उन्हें पता लगता है कि उस एरोप्लेन में तो किसी ने बॉम्ब लगाया है। जिन जाओ को वहाँ जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद अपनी शक्तियों की वजह से वो उस एरोप्लेन से भी तेज़ दौड़ने लग जाती है। तभी ना एक इंसान की नज़र उस पर पड़ती है, जिसे देखकर बड़े ही शौक होता है। कहता है कि देखो वो बच्ची कितना तेज़ भाग रही है। इतने में मियाँ भी उसे देख लेती है। तभी वो उस एरोप्लेन के आगे आकर उस एरोप्लेन को रोक लेती है। इस सब कुछ को देखकर तो वहाँ पर किसी को भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की के पास आखिरकार इतनी सारी पावर कैसे आ सकती है कि वो इतनी बड़ी चीज़ को अपने हाथों से रोक सके। वह तभी हम देखते हैं कि फ़्लाइट के रुकते ही कुछ ही देर बाद वहाँ पर हमारा जिन जो होता है साओ के साथ वहाँ एंटर होता है एंड सभी को बताता है कि ये फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है बिकॉज़ इसके अंदर बॉम्ब है एंड अगर ये उड़ा तो उसके बाद तुम सबकी जान खतरे में आ सकती है। चावल मियाँ उससे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या बकवास बातें हैं। उसे फ्लाइट के अंदर चैन भी होती है एंड इसी तरीके से ये दोनों के दोनों ना जिन पर एलिगेशन लगाने लग जाते हैं, ये कहकर कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। चावल जाओ कहती है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, प्लीज़ आप हमारी बात को मानिए और अगर आपको हमारी बात नहीं माननी है तो मियाँ आप तो हमारे साथ चली। बट फ्लाइट के लोग जितने भी होते हैं ना वो उन दोनों को ही दोषी ठहराने लग जाते हैं एंड उसके बाद उन दोनों को ही वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। बट इतनी बड़ी मुसीबत में आखिरकार जिन्होंने अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था, वो उन्हें कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तभी एक आदमी जिनके लिए बुरा बुरा बोलने लग जाता है तो हमारे प्यारी सी जो जाओ होती है उसके मुँह पे एक जोरदार तमाचा मारती है। एयर हॉस्टेस जो होती है वो कॉल करती है वहाँ पर कैप्टन को और उन्हें ये सारा सिनेरियो बताती है।
जहाँ पर वो उन्हें बोलते हैं कि मैं जल्द से जल्द आता हूँ। एंड इसी तरीके से वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो भिड़ जाते हैं हमारे जिन के साथ। मियाँ जिन एंड जाओ की तरफ से सभी से माफ़ी मांगती है, साथ ही जिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, ये कहकर कि तुम मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए हो ना, इसलिए तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते हो, और तभी तो तुम इस फ्लाइट को भी टेक ऑफ नहीं करने देना चाहते हो। तुम आखिरकार खुद को समझते क्या हो? जाओ कहती है कि ऐसा नहीं है मॉम। तो तभी हमारी जो प्यारी सी मियाँ होती है उसे कुछ पैसे देती है, एंड इतने में ही जिन की एंड जाओ की कुछ लड़कों से लड़ाई भी हो जाती है। मियाँ इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिन जो भी चीज़ें बोल रहा है वो बिल्कुल सच है, एंड अगर वो इस प्लेन में कुछ टाइम तक और बैठी रही तो शायद उसको जीने से अब कोई नहीं बचा सकता है। तभी हम देखते हैं लेकिन मियाँ उसकी बातों को मानती नहीं है और उसे कुछ पैसे थमा कर बोलने लग जाती है कि अब जल्दी से जाओ और आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना, और यहाँ पर बाकी जो लोग हैं ना उनको भी परेशान करना बंद कर दो। कब से यहाँ पे वो सभी बाहर जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन तुमने इस पूरी की पूरी फ्लाइट को ही रोक दिया है। जहाँ पर पूरे के पूरे लोग जिनको ताने सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि इसके खुद की वाइफ इसकी बातें नहीं सुन रही तो हम इसकी बातें क्या सुनेंगे। तभी वहाँ पर कैप्टन आता है। कैप्टन उसे बाहर निकालने वाला था, लेकिन जैसे उसकी शक्ल देखता है तो घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि वो उसकी रियल आइडेंटिटी को जानता था। पर जो जिन होता है वो जैसे तैसे करके उसको शांत करवा देता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि जिन के बारे में उल्टी उल्टी बातें बोलने लग जाता है। तो कैप्टन उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है कि तुम जानते भी हो कि आखिरकार ये है कौन जिसके लिए तुम ये सारी बातें बोल रहे हो। अभी के अभी तुम इन सभी से माफ़ी मांगो। तो वो सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि माफ़ी क्यों मांगी, ये तो झूठी अफवाह यहाँ पे फैला रहा है कि किसी ने प्लेन पे बॉम्ब लगा दिया है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि जल्द से जल्द बाहर आओ, अगर इन्होंने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। चैन बाहर आकर कहने लग जाती है कि अगर इस प्लेन पे बॉम्ब नहीं हुआ ना तो डबल पैसे चार्ज करनी पड़ेंगी तुम्हें। तो भी वो प्लेन इतने बुरी तरीके से ब्लास्ट होता है कि सभी लोगों को पता लग जाता है कि जिन इतने लंबे टाइम से जो उन्हें समझा रहा था वो बिल्कुल सच था। एंड मियाँ को भी अपनी गलती रियलाइज़ होती है। कुछ ही टाइम बाद ये घर पर जाते हैं, जहाँ पर जो मियाँ होती है उसे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि उस प्लेन पे बॉम्ब था, क्योंकि तुम तो उससे पहले वहाँ पर गए भी नहीं थे। जन उससे बोलता है कि मेरे कुछ दोस्त जो वहाँ पे काम करते हैं उन्होंने मुझे पहले बता दिया, एंड तुम इतनी चिंता मत करो। तो वो उसे बोलती है कि कहीं तुम पे कोई जादुई शक्तियाँ तो नहीं है, तभी जाकर तुम्हें ये सारी बातें पता लग गई। इतने में ही उसके हाथ में एक चीज़ लगती है जो कि साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि में मेरेकल चीज़ों में कुछ एक चीज़ थी। वो उसे देखकर कहती है कि कहीं तुम गॉड तो नहीं हो। जहाँ पर उसकी बातों को सुनकर जन जानबूझ के ना उसे गुमराह करने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं गॉड कैसे हो सकता हूँ, और मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं गरीब किसान होता क्या, मैं तो अमीर होता। जहाँ पर मैं उससे बोलती कि हाँ, तुम्हारी बात में वैसे पॉइंट तो है, पर जो भी है शक्तियाँ तो तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें पहले ही पता लग जाता है। बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से मैं अपने मॉम डैड को बचाऊं, क्योंकि अगर मैंने जल्द से जल्द उन्हें नहीं बचाया तो वो किडनैपर शायद उन्हें जान से मार देगा। जहाँ पर कुछ देर के लिए जिन जो होता है वो एकदम शांत हो जाता है। हमारे मियाँ को उसे देखकर बड़ा ही प्यार आता है, तो वो उसकी तरफ आती है एंड इसी तरीके से कुछ ही देर बाद उसको किस कर लेती है। जिन ना ये सारी चीज़ें देखकर बड़ा ही हैरान होता है और उन दोनों को इतना रोमांस करता देख हमारी जाओ देख लेती है। जाओ आती है और कहती है मुझे भी मम्मा एक किस दो, जिसके बाद मियाँ उसे भी किस देती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, जब से मेरी लाइफ में आए हो मानो खुशियाँ ही आ गई है। कुछ ही टाइम बाद वो वहाँ पर चाय पी रही होती है, तो तभी अचानक से वो वहाँ पे से गायब हो जाती है, क्योंकि उसे भी किसी ने किडनैप कर लिया था। जाओ और जिनको बात पता लगती है, तो कुछ ही टाइम बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए थे। तभी हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कि किम था। दरअसल ये जो पार्टी थी वो उसी की पार्टी थी, एंड इस जश्न में कि फाइनली आज उसने अपने दुश्मन को अपने कब्जे में कर ही लिया है। और इससे भी बड़ी खुशी ये थी कि ज़बरदस्ती वो उसके साथ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट साइन करने वाला है एंड बहुत ही जल्दी उसकी कंपनी पर कब्जा भी करने वाला है। वेल, एक बात पे यहाँ पे हमें पता लगती है कि मियाँ के मॉम डैड को उसने किडनैप नहीं किया था, बल्कि मैं वो तो खुद से किम के साथ मिले हुए थे ताकि वो अच्छे तरीके से हमारे मियाँ को अपने कंट्रोल में कर सके। कुछ ही टाइम बाद वो मियाँ को वहाँ पर लेकर आते हैं, क्योंकि मियाँ को भी किम ने ही किडनैप करवाया था।
किम मुझसे बोलता है कि बड़े लंबे टाइम बाद तुम मेरे सामने आई हो, वो भी इस पोजीशन में। अब जल्दी से जो फाइल मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस पे तुम साइन कर दो। मिया जो थी पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग की घंटी बजती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे डरा धमका कर मुझसे साइन करवा लोगे और मैं कर भी लूँगी, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जानते हो, मेरे हस्बैंड कोई और नहीं है बल्कि मैं गॉड ऑफ वार है, एंड वो चाहे तो 2 सेकंड में तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। अब उसकी बातों को सुनकर डेफिनेट सी बात थी, वहाँ पर जितने भी लोग होते उसका मजाक बनाने लग जाते, और उसके मॉम डैड तो कहने लग जाते कि हमारी बेटी अकेले रह रह के थोड़ी सी पागल हो गई है। लेकिन मियाँ अपनी बातों में एकदम अड़ी रहती है। वो जानती थी कि ये बात झूठी है, लेकिन फिर भी जानबूझ के वो ये सारी बातें बोल रही होती है ताकि किम से खुद को बचा सके एंड साथ साथ अपने मॉम डैड को भी बचा सके। किम उससे कहने लग जाता है कि अच्छा, अगर तुम्हारा हस्बैंड इतना ही ज़्यादा पावरफुल है तो बुलाओ उसको यहाँ पर, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कितनी पावर है उसमें। जहाँ पर मियाँ उससे बोलती है कि ऐसे नहीं आएंगे वो, उनको बुलाने के लिए ना उनके हिसाब का आदमी भी सामने खड़ा होना चाहिए। तो वो उसे बोलता है कि ठीक है, उसे यहाँ पर बुलाओ, साइन करो इसमें, नहीं तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा। जिसके बाद मियाँ साफ साफ उस पर साइन करने के लिए मना कर देती है। उधर ही उसके डैड जो होते हैं ना, वो ना उसके पास आकर एक जोरदार तमाचा मारते हैं उसके मुंह पे, और कहने लग जाती है कि मियाँ तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, तुम्हारे मॉम डैड इतनी बड़ी मुसीबत में है लेकिन फिर भी न जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो, अपने मॉम डैड की तो तुम्हें पड़ी ही नहीं है। जहाँ पर मियाँ उनसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है डैड, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, उनके अंदर बहुत पावर है, अरे अगर एक बार वो यहाँ पर आ गई ना तो हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और तभी वहाँ पर जिन की एंट्री हो जाती है एंड उसके साथ छोटू सी जाओ भी होती है। वो दोनों के दोनों वहाँ पर आते हैं तो हमारी मियाँ उन्हें देखकर बड़ी खुश जाती है। तभी कि मुझसे बोलता है कि अच्छा, यही है क्या तुम्हारा हस्बैंड, लग तो रहा नहीं है वैसे कुछ भी। चलो अब जल्दी से इस पर साइन करो, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो, ऐसे कॉस्ट्यूम किसी को भी पहनाने के किसी के पास अनलिमिटेड पावर थोड़ी ना आ जाएगी। जिसके बाद वह हमारे मियाँ से बड़े ही बदतमीजी से बात करने लग जाता है। हमारी मियाँ जो होती है वो उसे बोलती है कि मेरे मॉम डैड को छोड़ दो, नहीं तो इस अगर तुमने उन्हें कुछ भी किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत कर दूंगी। किम जो था कहीं ना कहीं सोचने लग जाता है कि इतने कॉन्फिडेंटली ये सारी बातें बोल रही है तो कहीं सच में इसके हस्बैंड के पास कुछ अनलिमिटेड पावर तो नहीं है जहाँ पर कि उसे नुकसान पहुँचा सके। लेकिन उसके बाद वो जानता था कि उसके पास इतने सारे लोग हैं एंड अकेला उसका हस्बैंड जन आखिरकार कर क्या लेगा। वो उसे बोलता है कि अपनी बकवास बंद रखो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता है। एंड तभी उसके मॉम डैड पे कहने लग जाते हैं कि मियाँ ये बेतुऊ की बातें बंद रखो एंड जल्दी से उस पर साइन कर दो। तुम चाहती क्या हो कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे मॉम डैड को ये इतने बेरहमी से मार दे, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ वापस आए तो जल्द से जल्द उस पर साइन करो। एंड ऐसे ही कहकर वो मियाँ को बहुत ज़्यादा फोर्स करने लग जाते हैं, बट हमारी मियाँ जो थी वो उस पर साइन करने के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका हस्बैंड जो है उसकी छोटी सी बेटी जाओ उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। एंड इसी तरीके से वो दोनों के दोनों बोलने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम मियाँ को परेशान क्यों कर रहे हो, बात करनी है तो हमसे करो। जहाँ पर किम उनसे बात करने के लिए मना कर देता है, फिर हमारा जिन क्या करता है कि एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार देता है। अब ये पहली बार था जब किम को किसी ने मारा था, क्योंकि वो इतना पावरफुल था साथ साथ रिच भी था कि आज तक किसी ने भी उसके तरफ हाथ तो क्या उंगली तक नहीं उठाई थी। एंड इसीलिए तो मियाँ के मॉम डैड भी उसके सामने ऐसे झुक रही थी। वो उसे एक तमाचा नहीं मारता है बल्कि तमाचे में तमाचे मारता रहता है। एंड ये सब कुछ देखकर ना बॉडीगार्ड्स वगैरह भी हैरान थी कि आखिरकार इतनी हिम्मत हो कैसे सकती है इसमें कि ये इसी की जगह पर आकर इसी को मार रहा है। बल हम देखते हैं कि वो बोलता है जाओ को कि जाओ अपनी मम्मा को यहाँ से दूर लेकर जाओ। जहाँ पर जाओ जो होती है मियाँ को प्रोटेक्ट करने लग जाती है और किम उसके सामने क्या ही कर लेता। किम उसे कहने लग जाता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ
अभी मैं मौका दे रहा हूँ, चले जाओ यहाँ पे से, नहीं तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूँगा। अब उसकी इन बातों को सुनकर हमारी जो मियाँ होती है बड़ी घबरा जाती है एंड उसके बाद हल्के से हमारे जिन के पास जाकर बोलने लग जाती है कि चलो, चलो अब कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, अगर इतनी ओवर एक्टिंग करोगे ना तो पक्का वो हमें पकड़ लेगा। बट जो जिन था वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। मियाँ के अकॉर्डिंग तो वो साधारण सा इंसान था, लेकिन जो मियाँ होते हैं ना, वो जिनको ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। वो जल्द से जल्द उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जिन जाने के लिए मना कर देता है। एंड उसके बाद जो किम होता है वो कहने लग जाता है कि रुको, मैं अपने डैड को भी बुलाता हूँ। ऐसा ही कहकर वहाँ पे पहले तो वो बहुत सारे आदमियों को बुलाता है और कहता है कि तुमने ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया है आज पूरी पार्टी में। एक तो मेरी पार्टी में आए हो और ऊपर से मुझ पे हाथ भी उठा रहे हो। मैं ना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। इतने में ही ना देखते ही देखते वहाँ पर किम के डैड भी आ जाते हैं। किम फटाफट से अपने डैड से ना उसकी शिकायत करता है कि किस तरीके से उसने थोड़ी देर पहले उसे इतना ज़्यादा मारा था। तो तभी जो हमारे मियाँ के मॉम डैड होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हमारा ना ना तो इस लड़की से कोई संबंध है और ना ही इस लड़के से, तो प्लीज़ आप हमें कुछ मत करना और जो करना है इस मियाँ को एंड साथ साथ इसके हस्बैंड जिन और इसकी बेटी साओ को करना, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि इसकी जो शादी है वो इस जिन जैसे बेवकूफ़ और गरीब इंसान के साथ हो गई है। उनकी बातों को सुनकर मियाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने मॉम डैड से कहने लग जाती है कि मॉम डैड, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपके चक्कर में तो मैं यहाँ पे आई थी एंड अब आप मुझे ही इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हो। मैं आपकी बेटी हूँ। तभी हम देखते हैं कि किम के डैड कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को मारने की, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक गॉड हूँ। एंड ऐसे ही कहकर वो दोबारा से उसे वो मैजिकल चीज़ दिखाते हैं एंड ये सब कुछ देख कर ना किम के डैड को पता लग जाता है कि ये सच में गॉड है एंड वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। जो टोन ना स्टार्टिंग में वो यूज़ कर रहे थे एकदम कठोर वाली, अब उनकी टोन भी बिल्कुल चेंज हो जाती है एंड वो एकदम प्यार से उससे बात करने लग जाते हैं। लेकिन तभी उसका बेटा जो होता है वो कहने लग जाता है कि डैड, आजकल तुम कुछ भी चीज़ फेक बना सकते हैं एंड इसने ये क्या पता ये चीज़ फेक बनाई हो और शक्ल से लगता भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ये ना हमारे साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहा है। आप ना इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जहाँ पर मियाँ उससे बोलती है कि हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी जिन बोल रहा है ना वो सारी बातें सच्ची है। अब प्लीज़ हमें यहाँ पे से जाने दो। लेकिन किम के डैड उसकी बातों पे आ जाते हैं और उसके बाद बहुत ही बुरा बुरा बोलने लग जाता है दोबारा से जिन से कि एक नंबर के फ्रॉड इंसान हो तुम, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बातों पे आ जाएंगे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम ना तुमसे पूरा बदला लेंगे, साथ ही अच्छे तरीके से तुम्हें सबक भी सिखाएंगे। वेल, हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि में चैन से था एंड इसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। भले ही लोग अभी जिन की आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन चैन से को सभी जानते थे और उसकी पावर का अंदाज़ा सभी को था। वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो सभी लोग ना उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीट करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो चैन से हमारे प्यारे से जिन की तरफ आता है एंड जिन उसे इशारों इशारों में समझा देता है कि किसी को भी बताना मत कि आखिरकार मैं असल में हूँ कौन। एंड इसी तरीके से चैन से उनकी बातों को ओबे करते हुए वहाँ पर किसी को भी नहीं बताता है। लेकिन बस जब किम जिन के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें बोलने लग जाता है तो अब चैन से को बड़ा ही गुस्सा आता है एंड उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मार देता है। वो कुछ ही टाइम बाद जाकर वो अपने घुटनों पे बैठकर उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार इतना शक्तिशाली इंसान अपने घुटनों पे बैठ कर इससे माफ़ी मांग रहा है, डेफिनेट सी बात है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी ना चैन से जितने भी लोग वहाँ पर जिन के खिलाफ कुछ भी बातें बोलते हैं ना तो काफ़ी अच्छे खासे तरीके से उन्हें सबक सिखाता है और कहता है कि ये मेरे बॉस है, तो इसीलिए इनके बारे में एक शब्द भी मत बोलना। अगर तुमने इनके बारे में कुछ भी बोला ना तो मुझसे ज़्यादा बुरा और कोई भी नहीं होगा। ऐसा ही कहकर वो उन लोगों को आखिरी चुनौती देता है। वेल, हम देखते हैं कि अब तक जो किम भरोसा नहीं करा था उन पे वो अभी भी नहीं करता है, बट उसके डैड को भरोसा हो गया था कि जो चैन से है अगर ये ही इतना ज़्यादा चिन की बातों को मान रहा है तो वो पक्का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो हमारा किम ना दोबारा से अपने फादर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तभी उसके डैड उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारते हैं एंड उसे भी घुटनों पे बैठकर जिनसे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, साथ साथ खुद से भी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि मैं आपको और आपकी फैमिली को हर्ट फील करवाऊँ।
वेल ऐसे तरीके से जो किम होता है उसका मुंह तो देखने लायक था। थोड़ी देर बाद किम को और किम के डैड को वहाँ से बाहर फिकवा देते हैं एंड चैन से जो होता है दोबारा से उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। मतलब मियाँ को तो ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कॉस्ट्यूम पहन कर आना तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से उसके पास इतनी पावर्स कैसे आ गई थी। कुछ ही टाइम बाद वो अपने ऑफिस में जाती है एंड जैसे ही वो अपना ग्राफ चेक करती है तो उसे पता लगता है कि उसे दुगना प्रॉफिट हुआ है। एंड ये सब कुछ देखकर तो उसकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि दुगना प्रॉफिट होना यानी कि बहुत ही जल्दी उसकी कंपनी वहाँ पे टॉप मोस्ट कंपनी बनने वाली थी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो कि उसे ताने देने लग जाती है और कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, ऐसे किसी अनजान लड़के से शादी कर लोगी। बचपन से पाल कर तुम्हें इतना बड़ा किया है, लेकिन तुमने हमारी लाज तक नहीं रखी। और देखो आज तुम्हें कैसा दिन दिखा रही हो। तुम्हारी उस जिन ने किम के साथ पंगा ले लिया। उस किम के बारे में जानती हो कितना पावरफुल और रिच है वो। अभी भी मौका है, चुपचाप उसे छोड़ दो एंड मैंने ना तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है, उससे शादी कर लो, जिंदगी भर तुम खुश रहोगी। तभी वहाँ पर अचानक से उसकी बातों को सुनकर एक लड़के की एंट्री होती है एंड ये कोई और नहीं होता बल्कि उनके शहर का बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होता है, जिसका नाम कि जियान होता है। एंड जियान वहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि जब तुम छोटी थी तब से ही तुम्हें देखा था एंड तब से आज देख रहा हूँ। जहाँ पर हमारी प्यारी सी जो मियाँ होती है उसकी मॉम कहने लग जाती है कि अब तो आप इसे रोज़ देखोगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी इसके साथ शादी होने वाली है एंड वैसे भी आप जानते हैं कि इसका बचपन से ही आप पे क्रश था। मियाँ ना उनकी बातों को सुनकर साफ साफ कह देती है कि मॉम आप कितना झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप इन्हें बता रही है। और वैसे भी मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। जहाँ पर जो हमारा जियान होता है उसे बड़ा ही गुस्सा आता है एंड वह सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़की क्या ही कह रही है। इसकी मम्मी ने तो कुछ देर पहले कहा था कि ये बिल्कुल सिंगल है। वेल जहाँ पर ना हमारी मियाँ होती है वो साफ साफ कह देती है उसे कि उसे किसी भी लड़के पे इंटरेस्ट नहीं है। उसे ना सिर्फ एक लड़के पे इंटरेस्ट है, उसका नाम जिन है। वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। फिर क्या था, जियान की ईगो को लग जाती है ये बात एंड वो कहने लग जाता है कि अपनी हद में रहो। तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो अब तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। अब तुमसे अपनी मॉम की बात नहीं मानी जाती है क्या? ऐसा ही कहकर वह हमारे मियाँ को धमकियाँ देने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ जो थी उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरती है और तो और मुँह तोड़ जवाब दे रही होती है उसको। तभी उसकी मॉम उसके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहने लग जाती है कि अपनी मॉम की बात तुमसे नहीं मानी जाती है क्या? तुम्हारी मॉम जो कुछ करेगी तुम्हारे भले के लिए तो करेगी, तुम्हारे बुरे के लिए तो करेगी नहीं। ऐसा ही कहकर वो जियान के पास जाती है और उसके बाद उसे कहती है कि इसकी बातों पर बिल्कुल भी मत आना। ये ना दरअसल उस जिन की बातों में आ रही है, सड़क छाप लड़के की, जिसके पास कुछ भी नहीं है। इसे पता नहीं है पैसों की कीमत। तभी वहाँ पर जिन और जाओ की एंट्री हो जाती है एंड जाओ वहाँ पर आते ही कहने लग जाती है कि ना पिछली बार तो आप बड़ी अच्छी बनी थी पार्टी में, अभी क्या हो गया आपको मियाँ की मॉम। एंड ऐसे ही कहकर वो ना जियान को एंड उसके साथ जितने भी लड़के होते हैं उनको खूब मारते हैं। साथ साथ उसे ना वहाँ से धक्के मारकर भगाने के लिए भी बोलते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी जियान का होता है। जियान उसे बोलता है कि इस जिन को जान से मार दो, लेकिन वो ना उसे टच तक नहीं कर पाता है क्योंकि हमारा जिन था ही इतना पावरफुल। जो ज़ाओ होती है वो उसे बोलती है कि मेरी मॉम से दूर रहो एंड ऐसे ही कहकर एक ज़ोरदार पंच मारती है उसके मुंह पे। आज से पहले जियान की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितनी बेइज्जती उसकी आज हुई थी। आज शरेआम उसे इस तरीके से पीटा जा रहा था। ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी थी एंड इसीलिए वो ना जिन को साफ साफ धमकियाँ दे देता है कि अगर तुम आज के बाद मेरे सामने मुझे दिख गए ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द हमारी आंखों के सामने से दूर चले जाओ। तो तभी जिन उससे कहता है कि दूर मुझे नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। जिन जियान से कहने लग जाता है कि तुमसे मैं फाइट नहीं करूंगा बल्कि मैं मेरी बेटी करेगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अकेले ही काफ़ी है। जहाँ पर हमारे जो मियाँ होती है सब कुछ सुनकर कहने लग जाती है कि जिन तुम्हारा दिमाग कुछ ख़राब हो गया है क्या? इतने पावरफुल लोगों से पीटने के लिए भेजोगे क्या उसको? छोटी बच्ची है, आज के बाद ये कभी भी मारपीट में इन्वॉल्व नहीं होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जहाँ पर जाओ उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है एंड इसी तरीके से कुछ ही देर बाद जो जियान होता है उन्हें धमकियाँ देने लग जाता है, लेकिन मियाँ को उसकी धमकियों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसे बोलती है कि अपना काम करो एंड तभी हम देखते हैं कि जियान तो वहाँ से चला जाता है,
लेकिन जो हमारी मियाँ होती है उसकी मॉम उसे ताने सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी बेटी ना किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, जो उसकी मॉम का नाम ही खराब कर दे। ऐसा ही कहकर वो उससे कहने लग जाती है कि देखना एक दिन ये जन्म में तुम्हें छोड़ देगा और उस दिन तुम हमारे पास आओगी ना तो हम तुम्हें धक्के मार कर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगी एंड तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। मियाँ उसे बोलती है कि अगर ये मेरे साथ ऐसा कभी फ्यूचर में करेंगे भी तो मैं अपनी सारी चीज़ों को खुद से हैंडल करने का दम रखती हूँ। आप मेरी फ़िक्र ना करें, जो आपने आज तक कभी की नहीं है। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ़ फ़िक्र होने का दिखावा करती हैं। तो उसकी बातों को सुनकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी मियाँ जिन की तरफ देखकर कहने लग जाती है कि जिन प्लीज़ मेरी लाइफ़ से दूर चले जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी मॉम तुम्हें या फिर कोई भी इंसान तुम्हें हर्ट करे। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें उसका ध्यान रखना है। मैं तुम्हें इस तरीके से रोज़-रोज़ टेंशन में नहीं देख सकती हूँ। जहाँ पर जिन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो एंड फैमिली को बुरे टाइम में ऐसे छोड़कर जाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मियाँ को ना ये सब कुछ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिन जो था वो डिसाइड करता है कि ज़ाओ अब जाएगी स्कूल। वो उसे लेकर जा रहा होता है। तो तभी ज़ाओ कहती है अपने डैड से कि डैड वहाँ पर तो सारे बच्चे होंगे। तो जिन उसकी बातों को सुनकर हँसने लग जाता है, कहता है कि तुम क्या हो? तुम भी तो बच्ची हो। बाकी बच्चों की तरह थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई करो। ऐसा ही कहकर वो स्कूल में पहुँचते हैं, तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड वाला होता है, वो उन्हें अंदर ही नहीं जाने देता है और कहता है कि तुम जानते भी हो कि ये अमीर बच्चों का स्कूल है एंड गरीब बच्चों को यहाँ आने की एंट्री नहीं है। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फ़ॉर्म वगैरह भर दिया था, तो आखिरकार अब तुम होते कौन हो? तो वो उसका फ़ॉर्म फाड़ देता है एंड ऐसा ही कहकर बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त करता है उसको। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है एंड वो उस स्कूल की ओनर थी, जिसका नाम कि लिली होता है। वेल इसी तरीके से वो उसे इग्नोर मारकर अंदर चली जाती है, तो सिक्योरिटी गार्ड वाला एक कसर नहीं छोड़ता माने जिन की बेइज़्ज़ती ना करने का एंड बहुत ज़्यादा उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा होता है। जिन उसे कहने लग जाता है कि तुम होते कौन हो जो बोलने वाले कि पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अमीर लोग कर सकते हैं, गरीब लोग नहीं कर सकते हैं। लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चीज़ें तोड़ने-फोड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी बाहर आता है, सिक्योरिटी गार्ड वाले को बोलता है कि हो क्या रहा है? तो वो उसे बताता है कि ये लड़का ने इसकी बेटी यहाँ पे तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो लिली होती है उसका मैनेजर था वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी चीज़ें करने की? जिन उस सिक्योरिटी गार्ड वाले को बहुत ज़्यादा मारता है और कहने लग जाता है कि जल्द से जल्द अपने इस स्कूल के ओनर को बुलाओ, तब जाकर मैं उसे भी और तुम्हें भी सबक सिखाऊँगा। वो उसे बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता है। अगर वो तुम्हारे सामने आएगी ना, तो तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। पर तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और कहती है कि क्या नाटक लगा रखा है ये? स्कूल के बाहर आकर ये क्या सब ड्रामे कर रहे हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। जहाँ पर हमारा जो जन था वो उसे कहने लग जाता है कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन आपके स्कूल में करवाया था, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड वाला उसे अंदर नहीं आने दे रहा है, ये कहकर कि वो गरीब है। तो क्या गरीब को पढ़ने का हक नहीं है? तो उसकी बातों को सुनकर लिली उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। समय-समय है, यहाँ से चले जाओ और वैसे भी तुम जानते नहीं हो कि हमारा जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक बार वो यहाँ पर आएँगे और उन्हें पता लगेगा कि तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ प्यार से, क्योंकि लगता है कि तुमने मेरे बॉस के बारे में सुना नहीं है। पर जिन को किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि आखिरकार उसका बॉस कौन था, क्या करता था। उसे तो उनकी बातों से बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। जब वो उनकी बातों को मानते नहीं हैं, तो वहाँ पर एक और लड़का माने जिनको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो ज़ाओ होती है ना, वो ही उसे मार देती है। अब ये सब कुछ देखकर लिली समझ जाती है कि ये कोई साधारण से इंसान नहीं है, बल्कि मैं इनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर है, तो इसीलिए ही इन्हें प्यार से समझा कर यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो वो ना उसके बाद उनसे बोलती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और हमें परेशान मत करो। जिन उसकी बातों को मान लेता है एंड कुछ ही देर बाद वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो रास्ते पे जा रहा होता है, तभी जिन जाओ से कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए एक ऐसी स्कूल तो ढूंढ ही लेंगे जहाँ पर तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सको। वेल उन दोनों की वहाँ पर से जाते ही वहाँ पर एंट्री होती है किसी और की नहीं बल्कि मिर्जियान की। एंड जब वो लिली के मैनेजर को देखता है तो कहने लग जाता है कि क्या हुआ। वो उसे सारा सिनेरियो बताता है कि एक लड़का आया था एंड उसके साथ उसकी बेटी भी थी। अब ये सब कुछ सुनकर जियान को जिन की याद आती है एंड उसके बेटी जाओ की याद आती है। वो पूछने लग जाता है कि था कौन वो। तो वो तभी उसे ना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाता है उन दोनों की, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर आकर भी ये मेरा काम बिगाड़ने लग गए। इनको तो ना अच्छे खासे तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा।
तो उधर ही हम देखते हैं कि मिया ना अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिन आता है एंड वो उसे बताती है कि मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट दोबारा से दुगना हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो तभी जिन सोचने लग जाता है कि तुम मेरे साथ तो इसलिए तो तुम्हारा ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। वेल हमारी मियाँ उससे कहती है कि सच में तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर तो नहीं है। इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो उसे कुछ कागज़ देती है और कहती है कि कंपनी जल्द से जल्द उनके नाम पर करे। एंड ऐसा ही कहकर उसे बहुत ज़्यादा डरा धमकाने लग जाती है। मियाँ उनसे बोलती है कि आप आखिरकार ऐसा कैसे कह सकती है। इस कंपनी में आज तक मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी है एंड यहाँ तक मैं इसे अकेले लेकर आई हूँ। अब आप बोल रही हैं कि मैं इस पूरी की पूरी कंपनी को आपके नाम पर कर दूँ, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अपनी मॉम को मानने के लिए वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये कंपनी वो किसी के नाम पर नहीं करेगी, क्योंकि इस कंपनी की ओनर कोई और नहीं बल्कि मैं वो है। उसकी मॉम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, साथ साथ उसे बोलती है कि जियान एक बहुत अच्छा लड़का है, अभी भी मौका दे रही हूँ, उससे शादी कर लो। वो उस पर थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी हमारा जनू से रोक लेता है और कहता है कि अपनी हद में रहो, क्योंकि तुम तो इसे थप्पड़ मार रही हो और अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो उसके बाद तुम बिल्कुल भी उठ नहीं पाओगी। हमारी मियाँ को वो दोबारा से धमकाने लग जाती है, ये कहकर कि ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा ये सिर्फ यूज़ कर रहा है एंड कुछ टाइम बाद यूज़ कर कर छोड़ भी देगा। अपनी मॉम की इन सारी बातों को सुनने के बावजूद भी उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मॉम सिर्फ और सिर्फ उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। जिन मियाँ की मॉम से कहता है कि काफ़ी टाइम से मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि आप समझेंगी एंड उसके बाद कभी ना कभी तो आपका दिमाग पलटेगा, पर मैं समझ गया हूँ कि आप कभी भी समझने वाली नहीं है। साथ ही हमेशा अपनी बेटी को इसी तरीके से टॉर्चर करती रहेगी, वो भी कुछ पैसों की वजह से। आपकी बेटी आपसे इतना प्यार करती है, लेकिन आपने कभी भी उसको प्यार नहीं किया, लेकिन उसके पैसों से प्यार किया, इसलिए आप जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे। उसकी मॉम ना उसकी बातों को सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाती है एंड उसके बाद उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है, अपना मन मार कर उसे वहाँ फिर से जाना ही पड़ता है। उसके वहाँ पे जो जाती है हमारी जो मोना होती है, वो दिल को कहती है कि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मुझे इतना ज़्यादा समझते हो, थैंक्स अ लॉट मुझे समझने के लिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो मिया की मॉम होती है वो जियान को कॉल देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस टाइम पर वो ही उसकी मदद कर सकता है। वो जियान से कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर आप मुझे परमिशन देते हैं, मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। हम लोग बहुत ही जल्दी मिया को एंड उसके हस्बैंड जिनको सबक सिखा सकते हैं। तो उसकी बातों को सुनकर पहले तो जियान से मिलने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन उसके इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। मिया की मॉम इतनी बुरी बन चुकी थी कि वो अपनी बेटी के बारे में तक नहीं सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि उसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा, तब जाकर वो रास्ते में आएगी, क्योंकि उसका ईगो इतना बड़ा जो हो गया था। पर कुछ ही देर बाद कॉल अटेंड कर रही होती है, तभी कुछ ही टाइम बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई इंसान ना उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा है एंड साथ ही साथ उसे स्टॉक कर रहा है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या करे। वो वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो भाग रही होती है तभी जियान उसके पीछे से आ जाता है, उसके हाथ पर ऐसी होती है। वो उसे बोलता है कि तुमने ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और बेइज्जत भी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम आखिरकार होता क्या है। ऐसा ही कहकर वो उसे बोलता है कि आज मैं बिना कपड़ों की तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा एंड तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मियाँ जो थी उसे देखते ही वहाँ से दोबारा से भागने लग जाती है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो उसे भागने नहीं देता है एंड उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तो इतने में जिन वहाँ पर आ जाता है एंड उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा मारता है। वो पहले तुम्हारे मियाँ के पास जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मियाँ उससे बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद तो जिनको जियान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहने लग जाता है कि आखिरकार एक औरत के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी तो मैं बैंड बजाऊंगा। जियान उससे जान की भीख मांगने लग जाता है, लेकिन जिन इस मूड में बिल्कुल भी नहीं था कि वो उसे माफ़ करता, बिकॉज उसने मियाँ के साथ इतना बुरा जो किया था। कुछ ही टाइम बाद वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है कि बहुत शौक है तुम्हें वीडियो बनाने का। ऐसा ही कहकर उसके कपड़े निकाल देता है एंड उसके बाद उस खुद से वीडियो बनाने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने मियाँ के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तभी मियाँ जो होती है माने जिन के साथ अंदर आ जाती है और उसे बोलती है कि थैंक्स अ लॉट मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर खुद से आया था? मेरी मॉम ने उसे यहाँ पर भेजा होगा। मेरी मॉम मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की मॉम मेरा इस तरीके से रेप करवाना चाहेगी। थैंक्स अ लॉट, तुम वहाँ पर आकर तुमने मेरी जान बचा दी। उसकी बातों को सुनकर जिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूँगा, तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है किसी और की नहीं बल्कि मैं जियान की। जियान वहाँ पर आता है एंड उसके बाद उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतनी ईज़िली तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अभी तो शुरुआत है एंड बहुत ही कुछ मेरे से तुम्हारे साथ करना है। सारा का सारा बदला लेना है तुमसे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा ही कहकर वो जियान को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब जियान की इतनी बेइज्जती हो गई थी कि वो वहाँ पर खुद से ही नहीं रह सकता था। वो जाते जाते भी उनसे यही बोल रहा होता है कि भूलना मत कि अभी मेरा बदला बाकी है और मैं तुमसे इतना बुरा बदला लूँगा कि तुम ज़िंदगी में कभी भी इससे ओवरकम नहीं कर पाओगे। साथ ही तुम्हें भी एक दूसरे से अलग कर दूँगा। ऐसा ही कहकर वो हंसते हुए उसके बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर मियाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड जिनसे कहती है कि इसकी बातों को सुनकर तुम्हें डर नहीं लगता है कि इसने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया। तो वो उससे कहता है कि नहीं, क्योंकि जब तक तुम और जाओ मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उनकी इन बातों को सुनकर हमारे मियाँ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड फाइनली आज उसे परिवार का मीनिंग समझ आ रहा था कि परिवार किस तरीके से एक दूसरे की स्ट्रेंथ होता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो जन था वो खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर चैन से आ जाता है एंड चैन से उसके सामने आकर उसे बोलता है कि आपने मुझे अपनी मदद करने का काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ही उसके सामने आ जाता है जियान एंड कहने लग जाता है कि तुम दोनों की दोनों यहाँ पर भी आ गए। आखिरकार तुम दोनों खुद को समझते क्या हो, कहीं पर भी टपक जाते हो एंड तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर से लोग तुम्हें भगाएंगे नहीं। इतने में ही वहाँ पर मियाँ की मॉम भी आ जाती है जो कि उनके लिए दोबारा से बहुत ही बुरा बुरा कहने लग जाती है और कहती है कि इन्हें आखिरकार यहाँ पर बुला किसने दिया, ऐसे लोगों को तो यहाँ पर बुलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है कि हमारे जिन ने कितने टाइटली मियाँ का हाथ पकड़ा हुआ है। ये सब कुछ देखकर जियान को बड़ी जेलसी फील हो रही होती है एंड वो उसे कहने लग जाता है कि बाहर फेंको इन दोनों को। तभी वहाँ पर लिली की भी एंट्री हो जाती है एंड उसके साथ उसका आदमी भी होता है एंड जिनको वहाँ पर देखते ही उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए हो एंड तुम्हें यहाँ पर इस पार्टी का इनविटेशन आखिरकार दे किसने दिया है, क्योंकि इस पार्टी में तो वही लोग आएंगे जो कि अमीर है, जो उनके पास पावर है एंड तुम्हारे पास तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। साथ ही हमने भी पार्टी में नहीं बुलाया है। ऐसा ही कहकर वो अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि पिछले बार मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन अब तुम्हारी ये मनमानियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी ये मनमानियाँ ज़्यादा बढ़ती जाएगी फिर भी हम इन सारी चीज़ों को सहते रहेंगे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है एंड मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जियान ने ये सारी बातें सुन रहा होता है एंड उसे बड़ी खुशी मिल रही होती है क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारे जिन को पनिशमेंट जो मिलने वाली थी। जिन उसे बोलता है कि किसने कहती कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, मेरे पास इनविटेशन कार्ड होगा तभी तो इन्होंने मुझे अंदर आने दिया। लिली उसे बोलती है कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड दी दे। आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारे बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं, तो तुम्हें यहाँ अंदर आने का हक तो किसी ने दिया भी नहीं है। तो कुछ ही टाइम बाद ना लिली जो होती है वो उस अपनी तलवार से मारने वाली होती है, तो तभी जन अपनी पावर से उसे रोक लेता है एंड इसी तरीके से हमारी जो प्यारी सी मियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो जिन उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ एंड मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी बातों का विश्वास रखो। तो लिली एंड उसका साथी जो होता है वो दोनों के दोनों उनके लिए बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। जिन हमारी मियाँ को वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। वो उसे कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड है तो दिखाओ ना। जहाँ पर वो उसे इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं, लेकिन वो उनसे बोलते हैं ये फेक भी तो हो सकता है ना, एक काम करो जल्दी से दरवाजे पर स्कैन करो और अगर तुम्हारा ये कार्ड स्कैन हो गया तो हम मान जाएंगे कि हमारी गलती है एंड तुम सही हो, और अगर ये स्कैन नहीं हुआ तो उसके बाद पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तो इसी तरीके से हमारा जो प्यारा सा जिन होता है ना उसे उनकी बातों को सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है एंड उससे कहने लग जाता है कि अच्छा अगर तुम चाहते ही हो कि हम तुम्हें सबूत दें अपनी इनोसेंस का, तो हम तुम्हें सबूत देने के लिए भी तैयार है। ऐसा ही कहकर वो मियाँ के हाथ से उस कार्ड को लेता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
वो जैसे ही उस दरवाजे पर उस इनविटेशन कार्ड को लगाता है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार इसके पास इनविटेशन कार्ड कहाँ से आ गया। लेकिन उसके बाद उसकी तारीफ़ करने की जगह वो उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं, ये कहकर कि वो उस कार्ड को चुरा कर यहाँ पर लेकर आया है। अब जिनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सोचने लग जाता है कि एक एलिगेशन तो इनका ख़त्म होता नहीं है कि तभी ये मुझ पर दूसरा एलिगेशन लगाने लग जाते हैं। आखिरकार ये खुद को समझते क्या है? वो साफ-साफ उन्हें कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने चुराया है, और अगर मैंने चुराया होता तो जिससे चुराया था उसे भी तो पता लगता। बट लिली को तो ना अभी भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो उससे कहने लग जाती है कि हम जानते हैं कि तुम ना हम सभी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड तुम बहुत ही शातिर किस्म के इंसान हो। तुमने ना मुझे आज इतना परेशान कर दिया है कि मुझे ना मजबूर होकर तुम पर लगता है कि हमला करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो एक बार छोड़ने के बावजूद तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ना जाने दूसरी बार छोड़ने के बाद तो तुम क्या क्या चीज़ें करोगी। और ऐसे तरीके से हमारा जो जियान होता है वो भी जिन के लिए बहुत सारी बातें बोलता है, और उसे देखकर कहने लग जाता है कि लगता है कि आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन है। जिस किस्म की तुम हरकतें करते हो ना, उस वजह से तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के लड़के हो तुम। एंड ऐसे ही कहकर वो कहने लग जाता है कि देखो मेरे पास तो तुमसे भी बड़ा इनविटेशन कार्ड है। जिन ना उनकी बातों से बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाता है, एंड उसके बाद हमारे मियाँ का हाथ पकड़ कर वहाँ से जाने वाला होता है, तो वो लोग उसे कहने लग जाते हैं कि अब डर कर कहाँ भाग रहे हो, लगता है कि तुम्हें ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा ही कहकर वो लिली के आदमी को उसे मारने के लिए भेज रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर चैंसी की एंट्री हो जाती है। एंड चैंसी ही उनका गुरु था। जैसे ही वो उसको देखते ना तो सभी की बोलती बंद हो जाती है। वो सोचते हैं कि चैंसी से वो उन सभी की शिकायत करेंगी, ताकि उसके बाद चैन से पता लगा सके कि आखिरकार कौन गलत है और कौन सही है। चैन से हमेशा उनका साथ देता था, बिकॉज़ वो हमेशा सही इंसान से झगड़ा करते थे, लेकिन पहली बार वो एक ऐसे इंसान से झगड़ा कर रहे थे जिसका कोई फॉल्ट ही नहीं था, एंड वो कोई और नहीं था बल्कि मैं चैन से का भी बॉस था। जिस वजह से चैन से जो होता है लिली के मुँह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारता है, एंड साथ-साथ जियान के मुँह पे भी कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके लिए ये सारी बातें बोलने की। उसके बाद वो लिली को खुद को मारने के लिए बोलता है और कहता है कि तुमने इनके लिए ये सारी बातें कही इसलिए खुद को मारो। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसे साधारण से इंसान के लिए वो आखिरकार लिली के साथ इतने बुरे तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक नहीं किया। तभी वो उनको बताते हैं कि जिनको वो ऐसे वैसे ऐरे गहरे समझ रहे हैं ना, वो ऐरे गहरे नहीं है बल्कि मैं बहुत ही रिच है, साथ साथ पावरफुल भी। वो चाहे तो 2 सेकंड में उनको वहीं पर ही हरा सकते हैं, लेकिन इतनी समझदारी दिखा रहे हैं वो कि तुम जैसे बेवकूफ़ को इतनी बार चांस दिया है उन्होंने। आज के बाद अगर तुमने दोबारा से इनके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा ही कहकर चैन से वहाँ से चला जाता है। वह उसके बाद जिन मियाँ से कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही कहकर वो मियाँ का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लग जाता है। बट लिली एंड बाकी सब लोग अभी भी सदमे में थे कि आखिरकार ऐसा हो क्या गया कि चैन से अचानक से वहाँ पर आया एंड ये सारी बातें उनके लिए बोलकर चला गया। जो लिली होती है इतनी बेवकूफ़ होती है कि उसे लगता है कि जो जिन है उसने चैन से को भी अपने वश में कर दिया है। वह ये दोनों दोबारा से प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो चैन से था वो जिन से मिलने के लिए गया था, एंड साथ ही उससे माफ़ी मांगता है। वो उससे बोलता है कि आप मुझे एक बार परमिशन तो दें, मैं सभी को सबक सिखा दूँगा। साथ ही मैं उन्हें बताऊँगा तो उसके बाद वो आपके साथ कभी भी बुरे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। बस एक बार आप मुझे परमिशन दें। लेकिन हमारा जो जिन होता है वो साफ-साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक छाप छोड़ूँ, और ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी पावर्स की वजह से कोई भी मुझे इज़्ज़त दे, बल्कि मैं मेरे कैरेक्टर की वजह से मुझे इज़्ज़त दे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से जो चैन से होता है वो उनसे कहता है कि जैसा भी आप मुझे बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ बस मुझे एक बार याद कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर उसी टाइम आपकी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोबारा से वो हमारे मियाँ के ऑफिस में जाता है, एंड उसे पता लगता है कि उसका प्रॉफिट आज दोबारा से दुगना हो गया है। ये सारी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मियाँ उससे बोलती है कि मुझे तो लगता है कि तुम में ही कुछ है, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ना तब से सब कुछ अच्छा अच्छा होता जा रहा है। एंड तुम्हें पता है इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो मेरा कभी भी नहीं बढ़ा जितना तुम्हारे साथ बढ़ गया है। सच सच बता दो कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी उसे कॉल आता है जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी मॉम ने उसकी कंपनी को बेचने की कोशिश की है, एंड खुद के नाम पर करने की कोशिश की है।
अब ये सारी चीज़ें देखकर ना वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लग जाती है कि उसकी मॉम आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा गिर गई है और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर रही है। वो जिनसे कहती है कि मेरी मॉम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। तभी वो अपनी मॉम को कॉल करती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाया, आपके लिए ही तो ये पैसे कमा रही हूँ, आपको कभी पैसों की कमी नहीं होने देती हूँ, लेकिन आप मेरे ही खिलाफ साजिश रच रही हैं। जहाँ पर उसकी मॉम उसे साफ साफ कह देती है कि तुम हमारे अकॉर्डिंग चलोगी तभी हम भी तुम्हारी बातें मानेंगे, लेकिन अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो हम तुम्हारे खिलाफ ही हमेशा काम करेंगे। तो तभी हमारी जो मियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। जन उसे संभालता है और उसे बोलता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द उन्हें भी उनकी गलती का रियलाइजेशन होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इतनी प्यारी सी बेटी को इतना दुख पहुंचाने की कोशिश की है, और बहुत ही जल्दी वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें गले लगाएगी, साथ साथ तुमसे माफ़ी भी मांगेगी। तो हमारी जो मियाँ होती है वो कहने लग जाती है कि मेरी मम्मी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि अब तक उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तभी हमारा जो प्यारा सा जिन होता है वो उसे ना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि तुम इसका यूज़ कर लेना, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ही टाइम बाद वो एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कि जियान एंड मियाँ की मॉम ने उन्हें बुलाया हुआ था। जिन मियाँ को बोलता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि मियाँ की मॉम बड़ी खुश हो रही होती है एंड जियान से कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो मैं प्लानिंग प्लॉटिंग करती हूँ ना वो हमेशा काम आती है, और आज तो उस लड़की को सबक सिखा कर ही रहेंगी। जैसे ही मियाँ की मॉम उसे देखती है तो उसके बाद कहने लग जाती है कि आ गई मुंह उठाकर, अब जल्दी से यहाँ पर बैठो, इतनी देर में आ रही हो तुम, हम सभी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। वक्त की कोई कीमत तो तुम्हें पता नहीं है, पता भी कैसे होगी एक बेरोज़गार इंसान के साथ जो रहती हो, जहाँ पर तुम दोनों का हमेशा बस टाइम पास ही होता रहता है। बट हमारा जन तो उसकी बातों को इग्नोर मारकर एकदम अपनी सीट पे बॉस की तरह बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ भी क्यों ना हो, सारा का सारा जो रिज़ल्ट है वो उसी के हक़ में आने वाला है। और चाहे उसकी मॉम कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों ना कर ले, वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका मकसद ही हमेशा से बुरा है। बट उधर ही हमारे जो प्यारे सचिन हैं, उन दोनों का मकसद बहुत ही अच्छा है। वेल जियान एंड मिया की मॉम एक भी मौका नहीं छोड़ते उन दोनों को नीचा दिखाने का, एंड पूरी कंपनी वालों के सामने उनके लिए ना जाने क्या क्या बातें बोलते हैं। वेल इसी तरीके से हमारी जो मियाँ होती है सभी को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी मॉम बिल्कुल झूठ बोल रही है, लेकिन डेफिनेट सी बात थी, सभी लोग सिर्फ यही बात सोच रहे होते हैं कि आखिरकार कोई माँ ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं पता था कि मियाँ की मॉम उसके साथ कुछ भी कर सकती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। फिर कुछ इसी तरीके से जो जियान होता है वो मियाँ की मॉम को शांत करवाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे वो लड़की आएगी ना, तो खुद ब खुद ही इनकी बेइज्जती हो जाएगी एंड ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पैसे तो इनके पास है नहीं, तो इसलिए हमारा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते हैं। उनकी बातें ख़त्म होते ही वहाँ पर फाइनली एक लड़की आती है, जो उन सभी के सामने बोलने लग जाती है कि मैं यहाँ पर कंपनी की कीमत लगाऊंगी एंड जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट जिसका होगा उसकी ही ये चीज़ हो जाएगी। पर इसी तरीके से उसकी बातों को सुनकर हमारा जो जियान था वो बड़ा ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि जीतेगा वही। एंड वो ये बात भी जानता था कि मियाँ के पास अब एक भी रुपया नहीं बचा है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बड़ी मुसीबत से खेल लिया है, जहाँ पर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। well इसी तरीके से कुछ ही देर बाद जो हमारा जियान होता है एक बहुत ही बड़ी प्राइज़ बताता है एंड उसे लगता है कि पहले ही प्राइज़ में हार जाएंगे, लेकिन हमारा जो प्यारा सा जिन होता है वो उससे भी बड़ी प्राइज़ लगाता है। ये सब कुछ देखकर जियान बहुत ज़्यादा हैरान था एंड सोचने लग जाता है कि जिन आखिरकार इतनी बड़ी अमाउंट कैसे लगा सकता है, इसके पास तो पैसे नहीं होंगे। तो वो ना एक प्लान अपने दिमाग में बनाता है एंड सोचता है कि जिन ऐसे तो नहीं हारेगा, वो ना बहुत ही बड़ी अमाउंट उस कंपनी के लिए लगाएगा एंड जिन डेफिनेटली अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उससे भी बड़ा अमाउंट लगाएगा। तो इसी तरीके से उसके पास पैसे होंगे नहीं भरने के लिए एंड उसके बाद हमेशा के लिए वो जेल चला जाएगा। धीरे धीरे करके अपने प्लान को वो एक्सिक्यूट करने लग जाता है, जहाँ पर उसका प्राइस बिलियन तक हो जाता है, और दोनों के दोनों अभी भी अपना प्राइस बताने से बिल्कुल भी चूक नहीं रहते। एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस वो उस कंपनी का लगाते रहते हैं। हमारी जो मियाँ होती है वो एक बात कर डर जाती है
ऐसा सोचने लग जाती है कि इतने सारे पैसे आखिरकार वो लाएंगे कहाँ से। तो उसके बाद वो हमारे प्यारे से जिन से कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं जिन, तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम छोड़ देते हैं इसको। लेकिन जिन उसके बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और वो मियाँ से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह तुम्हारी अपनी और हमारी प्यारी सी जाओ के लिए कर रहा हूँ। एंड मैं जानता हूँ कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। हमारी जो मियाँ थी उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और उसके बाद सोचती है कि उसे सारी चीज़ों को छोड़कर इस टाइम पर जिन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जिन ही उसकी हेल्प कर सकता है। तभी उसकी मॉम कहने लग जाती है कि इन लोगों के पास इतने पैसे हैं नहीं, और ड्रामे दिखाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को यूँ कहूँ तो ऊंचा दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नाटक कर रहे हैं। जियान, हमें ना अभी के अभी यहाँ पे सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जियान भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था एंड उसके बाद दोबारा से उससे भी हाई हाई अमाउंट वो चार्ज करने लग जाते हैं। जियान जिनसे कहता है कि जितनी अमाउंट आखिरकार तुम लगा रहे हो उतने पैसे तुम्हारे पास है भी, और इस बात का ध्यान रखना कि अगर नहीं हुए ना तो उसके बाद जेल में जाने के लिए तैयार रहना। मियाँ इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है एंड उसके बाद हमारे प्यारे से जिन से कहती है कि जिन, प्लीज़ मेरी बात को मानो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक यहाँ पर बैठे रहे तो हमारी बहुत ही बुरी हालत हो सकती है। लेकिन जिन उसे बोलता है कि नहीं, हमें यहीं पर ही बैठना पड़ेगा और प्लीज़ मेरी बातों पर भरोसा रखो। जहाँ पर मियाँ की मॉम कहने लग जाती है कि देखो मियाँ, मैंने कहा था ना तुम्हारे हस्बैंड पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, इसलिए तो तुम्हें भी जेल के अंदर डलवाना चाहता है, तभी तो ये सारी बातें कह रहा है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी अकल होती ना तो ये दोबारा से इतना हाई अमाउंट चार्ज नहीं करता, वो भी तब जब इसके पास पैसे नहीं है। फाइनली वो वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके बाद हमारा जो प्यारा सा जियान था वो ना उसके आगे एक भी रुपया नहीं बोल पाता है। एंड कुछ ही टाइम बाद उसकी डील डन हो जाती है, जहाँ पर कि जियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि यही तो मेरी प्लानिंग थी, अब मेरी प्लानिंग पे तुम फंस गए हो। कहाँ से लेकर आओगे इतने पैसे? ज़िंदगी भर भी काम करते रहोगे ना तो इतने पैसे तुम्हारे कभी भी बनने के नहीं। और अब चलो तैयार हो जाओ जेल में जाने की, क्योंकि तुमने सभी के साथ फ्रॉड किया है। वो लड़की जो नीलामी कर रही होती है वो भी जिनसे सेम यही बात बोलती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपने कंपनी के रूल को ऑफेंड किया है। तो उसकी इन सारी बातों को सुनकर जिन स्माइल करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि बिना प्लानिंग प्लॉटिंग के मैं इतनी बड़ी अमाउंट इस कंपनी पे लगा दूँ? तुम नहीं जानते हो कि आखिरकार मैं सोच क्या रहा हूँ। जहाँ पर हमारी जो प्यारी सी मियाँ होती है जिनको बोलती है कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, अब तुमने ये कर लिया है तो मैं तुम्हारा साथ अभी भी नहीं छोड़ूंगी, हम कर्जा वगैरह ले लेंगे एंड उसके बाद इनका सारा कर्जा चुका देंगे। जहाँ पर मियाँ की मॉम कहती है कि कितनी बेवकूफ़ लड़की है, इसका हस्बैंड इसको इतनी बुरी हालत में लेकर आ गया लेकिन अभी भी इसका साथ दे रही है। पर तभी वो लड़की उसके पास आती है और जिन उससे कहता है कि मुझे आपको कैश देना है। मियाँ ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जिन आखिरकार ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है एंड क्या सच में उसके पास इतने सारे पैसे हैं भी कि कहीं उसको और जिन को हमेशा के लिए ज़िंदगी अपनी जेल में ही बितानी पड़ी। और कुछ ही टाइम बाद वो उसे अपना कार्ड देता है जो उसे स्वाइप करने के लिए बोलता है। वो लड़की अपनी मशीन लेकर आती है एंड उसके बाद उस कार्ड को स्वाइप करने वाली होती है। तभी जियान कहने लग जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो पहले से रिज़ल्ट को जानते हैं कि इसके पास एक रुपए तक नहीं है और सिर्फ आपके सामने ड्रामे दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। जहाँ पर वो लड़की उसे बोलती है कि जब तक मैं देख ना लूँ मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं करूँगी। एंड हमारा जिन्ना हमारी मियाँ का हाथ पकड़ता है और कहता है कि टेंशन मत लो, तुम सब ठीक हो जाएगा। बस कार्ड को स्वाइप करता है लेकिन उस कार्ड से एक पैसा भी डेबिट नहीं होता है। वो कहती है कि ये कार्ड तो चल ही नहीं रहा है, ये कार्ड ख़राब है आपका। तो ये बातें सुनकर हमारा जो जिन था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड सोचने लग जाता है कि ख़राब कैसे हो सकता है ये। बट ये मौका देखकर मियाँ की मॉम एंड हमारा जो जियान था वो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते उन दोनों के लिए बुरी बातें बोलने का। वो कहने लग जाते हैं कि देखो, मैंने तो पहले से ही कह दिया था कि इसमें एक रुपए तक नहीं होगा। जिन मियाँ का हाथ पकड़ता है
और कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है मियाँ तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि आप प्लीज़ एक बार इसे दूसरी मशीन पे चेक करिए, ये भी तो हो सकता है कि आपकी मशीन ही ख़राब हो। जहाँ पर वो लेडी उसे बोलती है वैसा तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे बोल रहे हैं तो मैं एक बार दोबारा इसे करने की कोशिश करूँगी। तो कुछ ही टाइम बाद वो अपनी दूसरी मशीन में चेक करती है, जहाँ पर कि फाइनली सारे के सारे पैसे पे हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर जियान बड़ा ही हैरान हो जाता है एंड सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस गरीब के पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से गए। वो बहुत ही बड़े शौक में चला जाता है, लेकिन तभी वो जो लेडी होती है वो जियान को शांत होने के लिए बोलती है और कहती है कि हमारे कस्टमर के साथ आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़ुबान संभाल कर इनसे बात करिए। एंड ऐसा ही कहकर हमारा जो जिन होता है ना, वो भी उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक स्मार्ट लड़की हो, बाकी हम तो यहाँ पर बेवकूफ़ हैं, तो तुम ना बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अपने आप को ऊंचा दिखाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आप को ऊंचा दिखाते हुए दूसरे वाले को नीचे गिरा देना बड़ी ही बुरी बात होती है। जिसके बाद हमारा जो जियान होता है फटाफट से कॉल करता है लिली को एंड वहाँ पर आने के लिए बोलता है उसको और बोलता है देखो तुम्हारी बैंड बजाएगी ये। कुछ ही टाइम बाद लिली वहाँ पर आती है, जो कि पहले से ही जिनके साथ बहुत ही खुंदक में थी और उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हारा ये कार्ड चोरी का भी तो हो सकता है ना, हम कैसे मान लें कि ये कार्ड तुम्हारा है और हम जानते हैं कि तुम एक नंबर के फ्रॉड इंसान हो। चैन से को भी तुमने अपनी तरफ कर दिया, बट हम तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमें ना तुम्हारी सच्चाई का पूरा पता है। तुम्हारी सच्चाई जानने के बावजूद भी अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई तो आखिरकार इस दुनिया को कौन बचाएगा। जहाँ पर जियान जो होता है उसके बाद दोबारा से उस पर और भी एलिगेशन लगाने लग जाता है, पर तभी वो उसके कार्ड को स्कैन करते हैं तो तभी पता लगता है कि वो कार्ड तो उसका है नहीं, बल्कि में ये कार्ड तो किसी और का है एंड किसी और ने उसे वो कार्ड दिया हुआ है। तो हमारा जन एकदम शांत होकर वहाँ पर बैठा हुआ होता है, लेकिन लिली के दिल में और भी ज़्यादा शंका उसके खिलाफ आने लग जाती है। वो सोचने लग जाते हैं कि वाकई में जो ये जिन है एक बहुत ही फ्रॉड इंसान है, किसी और का कार्ड यहाँ पर लेकर आ गया और शायद ये कार्ड चोरी का ही हो। जियान भी लिली को भड़काने की एक कसर नहीं छोड़ता है एंड उसके बाद कहने लग जाता है कि देख रहे हो आप, आखिरकार ये कितना बुरा है एंड अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए ये दूसरों को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। वो उसके लिए बुरा बोल ही रहे होते तभी चैन से दोबारा से वहाँ पर आ जाता है। अब की बार लिली उसे सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो उसे बोलता है कि ये कार्ड मेरा है। तो वो कहती है कि आपने ये कार्ड दिया क्यों। तभी वो घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि जिस इंसान के लिए इतने लंबे टाइम से तुम ये सारी बातें बोलते आ रहे हो, पता है ये कौन है, ये कोई और नहीं बल्कि मैं गॉड है। जिसके बाद सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन जियान मानने के लिए तैयार नहीं था, तो चैन से एक मुक्का मारता है उसको एंड इसी तरीके से सभी के सभी अपने घुटनों पर बैठकर उसे माफ़ी मांगते हैं तब बुरा उसके साथ करने के लिए। साथ ही मियाँ की मॉम भी अपने घुटनों पर बैठकर उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप गॉड हैं, इसलिए तो आप इतने ज़्यादा पावरफुल थे। वैसे अगर तुम सच में इतने पावरफुल थे तो इतना गरीब बनने का नाटक क्यों कर रहे थे एंड साथ साथ तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। जहाँ पर जिन उसे बोलता है कि मैं गरीब बनने का नाटक इसलिए करा था क्योंकि जानना चाहता था कि मेरी गरीबी में मेरे साथ कौन देगा एंड तुम उस परीक्षा में सफल हुई। पर इसी तरीके से जो लिली होती है वो भी उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी इस जियान की वजह से, मैं भी इसकी तरह बेवकूफ़ हो गई थी। जिन जो होता है उन सभी को माफ़ कर देता है एंड इसी तरीके से हमारे मियाँ का हाथ पकड़ता है, उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मियाँ भी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी उसे कॉल आता है, जहाँ पर कि ऐसे अर्जेंट काम की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर पे जाता है तभी उसकी बहन सीसी मियाँ को किडनैप कर लेती है और ये सारी की सारी बातें कुछ ही टाइम बाद हमारे जिन को पता लगती है। जैसे ही उसे ये बातें पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो तभी सीसी कहने लग जाती कि अब मेरा भाई भागा भागा यहाँ पर आएगा मुझसे अपनी वाइफ की भीख मांगने के लिए जान की, बट मैं उसकी वाइफ को उसकी आंखों के सामने मार दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक इतना ज़्यादा टॉर्चर जो किया है। इसी तरीके से जो हमारी मियाँ होती है वो उससे कहने लग जाती कि अपनी हद में रहो, अगर तुम्हारे भाई यहाँ पर आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तो सीसी उससे कहती है कि मुझे ना उसे सबक सिखाना है एंड इसके लिए मुझे तुम्हें भी जान से मारना पड़ेगा। तभी वहाँ पर करेक्ट टाइम पर जिनकी एंट्री हो जाती है और वो अपनी बहन को बोलता है
कि प्लीज़ मिया को कुछ मत करना। लेकिन सीसी उससे बोलती है कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम्हारी मॉम से भी। तुम दोनों ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। तो आखिरकार अब मैं तुम्हें खुश कैसे देख सकती हूँ? मैं भी तुम्हारी वाइफ़ को तुम्हारी आँखों के सामने जान से मार दूँगी एंड तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूँगी। जिन ये सारी बातें सुनकर कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? सीसी कहती है कि मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे तो बुरा बनाया गया है और मुझे बुरा किसी और ने नहीं बल्कि मैं तुमने बनाया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारी जो सीसी होती है उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है जिसने कि मास्क पहना हुआ था। तो हमारा जिन उसका शक्ल तो देख नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद वो जिन के साथ भी झगड़ा करने लग जाता है एंड इसी दौरान उनकी हाथापाई भी होती है। जिनको वो चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी बहन बीच में आ जाती है एंड वो जो चाकू होता है ना वो उसकी बहन पर लग जाता है। एंड ये सारी चीज़ें देखकर भी सीसी के हस्बैंड को रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसका भाई जिन अभी भी सीसी का साथ नहीं छोड़ता है एंड इसी तरीके से उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो उस आदमी की शक्ल देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सीसी उसे बोलती है कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती हूँ। तभी वो आदमी अपना मास्क हटाता है और उसे पता लगता है कि ये सीसी का हस्बैंड है एंड अपनी वाइफ को मारने के बावजूद भी इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। तभी हमें पता लगता है कि वो सीसी का इतने टाइम से सिर्फ और सिर्फ यूज़ करता आ रहा था उसके भाई से बदला लेने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जिन को। एंड उसके बाद वो चाकू से अपनी बहन के हस्बैंड यानी सीसी के हस्बैंड को जान से मार देता है एंड कुछ इस तरीके से यहीं पर ये हमारा ये जो ड्रामा होता है वो ख़त्म होता है।